हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया सभी लोग? चलिए ठीक है बच्चों, कक्षा 7 का विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 7 के विज्ञान में एक चैप्टर प्रकाश पढ़ चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में। हमारा बेसिकली चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स नेचर। इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ की संरचना के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो हम अपनी आंख को बंद करें और जैसे ही आंख को खोलेंगे हम देखेंगे, जो कुछ भी देखेंगे हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी होगा उसे हम पदार्थ के अंतर्गत रख सकते हैं। पदार्थ की एक साइंटिफिक डिफिनेशन बोले तो उसे बोला जा सकता है कि वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका भार हो और जो अपने स्वरूप को क्या करता हो, सॉरी, जो स्थान ऑक्युपाइज करता हो। ऑक्युपाइज करने का मतलब स्थान घेरता हो, यानी कहने का मतलब वह सब कुछ जिसमें भार हो और स्थान घेरता हो उसे पदार्थ बोलते हैं। यानी इस यूनिवर्स में, पूरे पृथ्वी पे, संसार में वो सब कुछ पदार्थ के अंतर्गत आएगा जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरेगा पदार्थ के अंतर्गत रख देंगे। जैसे कुर्सी, मेज, पानी ले लो, या कोई गैस हो जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। बात करें पदार्थ की मौलिक इकाई के बारे में, तो आप पदार्थ की मौलिक इकाई जानते हो, क्या होता है? परमाणु। यानी किसी पदार्थ का सबसे जो छोटा इकाई होता है, तो सबसे छोटा रूप होता है, उसे मौलिक इकाई बोलते हैं। जैसे पदार्थ का जो सबसे छोटा रूप होगा उसे क्या बोलेंगे? परमाणु। इसकी कोई डाल्टन ने की थी। यानी पदार्थ किससे मिलके बना होगा? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना होगा। बात करें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, अर्थात पदार्थ कितने रूपों में रह सकता है, तो मुख्यतः पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है। इस यूनिवर्स को देखिएगा आप, पूरा यूनिवर्स आपको 3 रूपों में पाया जाएगा। यानी पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाएंगी, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। एक एक करके समझते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ठोस को कि ठोस क्या होता है। ठोस का मतलब, जैसे आप एक कोई सा भी लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उस लकड़ी के टुकड़े को आप अपने हाथ में लेके यहाँ खड़े रहो, उसके बाद तुम अपने किसी दूसरे स्थान पे चले जाओ, तुम अपने पढ़ाई वाले रूम में चले जाओ, वहां भी देखोगे वो लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ही रहेगा। उस लकड़ी के टुकड़ों को 2 साल तक ऐसे ही छोड़ दो, 2 साल बाद देखोगे वो लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ही रहेगा। यानी कहने का मतलब पदार्थ की यह वह अवस्था है जिसमें उसका न तो आकार परिवर्तित हो रहा है, न ही उसका आयतन परिवर्तित हो रहा है। यानी लकड़ी का टुकड़ा न तो बढ़ा है, न तो घटा है, न उसकी शेप और साइज परिवर्तित हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका न तो आकार परिवर्तित होता है, न तो उसका आयतन परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाती है। कॉपी पेन लेके परिभाषा लिखते रहें, क्योंकि आपको नोट बनाना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके लिखते रहें। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह अपनी आकृति और आयतन को परिवर्तित नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? ठोस की अवस्था बोलते हैं। ठोस के आंतरिक संरचना के बारे में बात करें, यानी ठोस पदार्थ होगा उसकी अंदर की संरचना कैसी होगी, तो हमको पता है कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना रहता है? छोटे छोटे परमाणुओं से। आइए ठोस पदार्थ के अंदर देखते हैं कि परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो ठोस पदार्थ के अंदर जो परमाणु होंगे बिल्कुल अपने आस पास जुड़े रहते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास होंगे। इनमें जो दूरी होगी या स्थान होगा इसे क्या बोलते हैं? अंतः परमाणुविक स्थान। यानी 2 परमाणुओं के बीच में या विभिन्न परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाले स्थान को बोलते हैं अंतः परमाणुविक स्थान, जो ठोसों में क्या होता है? बहुत कम होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो स्थान है बहुत कम पाया जा रहा है। यानी ठोसों के अंदर अंतः परमाणुविक स्थान क्या होता है? बहुत कम पाया जाता है। देखिए इस ठोस के अंदर, इसके अंदर जो परमाणु है बिल्कुल पास पास है, मतलब इनके बीच गैप नहीं होती है। ये था ठोसों के परमाणुओं की आंतरिक संरचना। बात करते हैं द्रव के बारे में। द्रव को हम क्या बोलेंगे? जैसे किसी आप गिलास के अंदर पानी ले लो, उस गिलास के अंदर पानी को आप किसी बोतल के अंदर डाल दो, उस बोतल के अंदर वाले पानी को आप थाली के अंदर डाल दो, आप क्या देखोगे कि उस पानी का जो स्वरूप है ना हमेशा परिवर्तित हो जा रहा है। यानी गिलास के अंदर था तो गिलास के जैसे था,
बॉटल के अंदर गया, बॉटल का रूप ले लिया। थाली के अंदर गया, थाली में पूरा फैल गया, यानी उसकी आकृति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन आयतन नहीं परिवर्तित हो रहा है। एक गिलास पानी था तो बोतल में भी गया तो उसकी मात्रा वही थी, और उसको आप थाली में गिराए तो भी उसकी मात्रा वही थी। यानी कहने का मतलब न इसमें आकार परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार परिवर्तित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं, द्रव की अवस्था बोलते हैं। जैसे तरल कोई पदार्थ होगा, पेट्रोल, डीजल, इसे किसके अंतर्गत रख सकते हैं, द्रव के अंतर्गत रख सकते हैं। तरल के आंतरिक संरचना देखें कि इसके अंदर परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो तरल के अंदर जो परमाणु व्यवस्थित होंगे ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ये क्या है, इस तरल के अंदर के परमाणु ये क्या है, थोड़ी दूरी दूरी में है, यानी इनके अंदर अंतः परमाणु का स्थान ठोसों से ज्यादा होता है, इनके परमाणु थोड़ी दूरी दूरी पे रहते हैं। बात करें गैसों के बारे में बच्चों, तो गैस को आप कहीं खुला में छोड़ दो वो पूरी फैल जाएगी, यानी इसका ना तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। जहां पे ले जाओगे उसका रूप धारण कर लेगी। किसी गैस को इस कमरे में छोड़ दो पूरे कमरे में फैल जाएगी। एक छोटे से पात्र में या किसी डब्बे में रख दो, उस डब्बे में फैल जाएगी, यानी उसका आकार और आयतन दोनों क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं, गैस की अवस्था बोलते हैं। उसके आंतरिक परमाणु की संरचना में देखें तो उसके परमाणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे का कोई संबंध नहीं होता है, यानी अंतः परमाणु स्थान बहुत ही ज्यादा होता है। बात करें ठोस, द्रव, गैस के अंदर अंतः परमाणु का स्थान के बारे में, तो ठोसों में अंतः परमाणु का स्थान क्या देख रहे हो आप, बहुत कम पाया जाता है। द्रवों में ठोसों की अपेक्षा ज्यादा है, और गैसों में अंतः परमाणु का स्थान क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये था पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अब बात करते हैं तत्व एवं यौगिकों के बारे में। किसके बारे में, तत्व एवं यौगिकों के बारे में। क्या होता है तत्व, क्या होता है यौगिक। हम बात करेंगे पदार्थ जो सबसे छोटा होगा उसे परमाणु तो हम बोलते थे, पदार्थ जो सबसे छोटा भाग होता है उसे परमाणु बोलते थे, और उन परमाणुओं को मिलाने से आपस में क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। उन परमाणुओं को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेंगे, अणु बनेंगे। ठीक है, परमाणुओं को आपस में मिलाने से अणु बनेंगे। हम उन परमाणुओं को आपस में मिलाए, अणु बन गया। लेकिन जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या बनता है, तत्व बनता है। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो यौगिक बनता है। तत्व की परिभाषा बोलेंगे, जब समान प्रकार के परमाणुओं को आपस में मिलाया जाता है तो तत्व बनता है, लेकिन जब विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को आपस में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। तत्वों के बारे में बात करें तो तत्व को और दूसरे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब तत्व को तोड़ते जाओ टूटता जाएगा, परमाणुओं का समूह है टूटता जाएगा, लेकिन दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। यदि ये वाला खट्टा है तो ये वाला भी खट्टा होगा, उसे और तोड़ो दो भाग में टूटा, ये वाला यदि मीठा है तो ये वाला भी मीठा होगा। कहने का मतलब गुण समान रहेगा, तत्व तोड़ते जाओगे तो यौगिक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिला के यौगिक बनाया जाता है। कुछ तत्व जो उससे प्रतीक ब्लैक बोर्ड पे इस चार्ट में बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन को तत्वों को दिखाते कैसे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, उसे X से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, ब्रोमीन Br, आयोडीन I से, सल्फर को S से और कैल्शियम को Ca, इससे प्रदर्शित किया जाता है। ये था कुछ तत्व एवं कुछ उनके प्रतीक। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब बात करेंगे आगे रासायनिक सूत्र के बारे में। रासायनिक सूत्र, तत्व का अणुसूत्र एवं यौगिक का अणुसूत्र समझेंगे इसको अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होता है। तो एक एक करके बताएं। अम्ल के बारे में बताएं तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की दूसरी परिभाषा ये भी बताई जा सकती है, इनको पहचानने के आधार पर कि अम्लों को कैसे पहचानते हैं। तो
अम्ल जो होते हैं ना साहब, एक लिटमस पेपर आता है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे बच्चों, लाल कर देंगे, अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्ल की दो परिभाषा हम बता दिए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कुछ अम्ल की बात करें, जैसे अम्ल होता है, जैसे कोई H2SO4, ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जैसे कोई अम्ल एक और है HCl, ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी ये थी अम्ल की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे अम्ल होंगे। अम्ल में आप पढ़ेंगे बच्चों तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। क्या तनु अम्ल का मतलब होता है, तनु अम्ल का मतलब क्या होता है बच्चों, तनु अम्ल का और सांद्र अम्ल का। जैसे कोई अम्ल होगा, उस अम्ल के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर अम्ल को दो भाग में बांटते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। जब अम्ल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी उसे तनु अम्ल, और उसमें पानी की मात्रा कम पाई जाएगी उसे सांद्र अम्ल बोलते हैं। यानी सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी मिला देंगे, तब सांद्र अम्ल जाके तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। बात करते हैं क्षार के बारे में कि क्षार किसको बोलते हैं। तो क्षार की परिभाषा बोलेंगे सबसे पहले कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा लिटमस पेपर के आधार पर दे सकते हैं। अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, लेकिन यहाँ पे क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। यानी क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। यानी कहने का मतलब अम्ल और क्षार की हम दो परिभाषा देख लिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जैसे क्षार की परिभाषा देखें, जैसे NaOH, ये एक प्रकार का क्षार है। KOH, ये भी एक प्रकार का क्षार है। यानी दो एग्जाम्पल अम्ल के दो एग्जाम्पल HCl और H2SO4। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे क्षार के NaOH और KOH, ये क्या है, दोनों एग्जाम्पल। अब बात करते हैं लवण के बारे में। साल्ट किसको बोलते हैं, साल्ट क्या होता है, तो अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाने से क्या बनता है, क्षार बनता है। अम्ल एवं क्षार को परस्पर मिलाने से क्या बनता है, लवण, तभी लवण प्राप्त होता है। चलिए ठीक है बच्चों, अम्ल क्षार देख लीजिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं, लवण यानी साल्ट के बारे में। जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है, जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होगा। जैसे हम आपको बताए थे HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है बच्चों, एक लवण, एक साल्ट है। यहाँ पे जल बना, यानी जो अम्ल एवं क्षार को क्रिया कराने पर प्राप्त होने वाले वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। ये लवण है और जल यहाँ पे मिला। एक अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्या होता है, तो उदासीनीकरण की परिभाषा यहीं से बताएंगे बच्चों कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण एवं जल का बनना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। यानी अम्ल एवं क्षार जब परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। और लवण की परिभाषा क्या बोलेंगे, जब अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं। ये था अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके बाद पदार्थ की संरचना, तत्व और यौगिक। रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र के बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। इसका एक अच्छा नोट बनाएंगे आप, अच्छे से इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, रोक के वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और,